हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल्स स्टडी विद ललित। तो पिछली क्लास में हमने समझा था 6 विशेषताओं को। अब अगली विशेषताएं कुछ और हैं। तो चलिए, आई हैव टू स्टार्ट द टॉपिक विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। फ्रेंड्स प्लीज़, आर यू रेडी? यस, आई थिंक यू आर रेडी एंड आई थिंक यू आर वेरी क्यूरियस टू स्टडी। तो 7th कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैं मान रहा हूँ कि समानता सबको क्या देता है। भारतीय संविधान सबको क्या देता है? समानता देता है। ये तो आपको पता है कि सबको समान मानता है, ठीक है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए कानून बराबर है। कानून के समक्ष सभी लोग समान है। 8वीं विशेषता, 8th जो विशेषता हमारी निकल के आती है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष का आप मतलब जानते ही होंगे कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष याद रखना, मैं आपको सिंपल ही ट्रिक दे रहा हूँ। ये धर्म, ये रुक जाओ एक मिनट, ये धर्म निरपेक्ष, धर्म तो धर्म ही है। इसको थोड़ा क्लियर कर दे, धर्म तो धर्म ही है। धर्म कई बार कंफ्यूज होते हैं, धर्म निरपेक्ष, धर्मतंत्रीय। धर्म से याद रखना, धर्म नी से रखना याद नहीं। यानी कि जिस भी राज्य का कोई एक निश्चित धर्म ना हो, यानी कि किसी भी राज्य के द्वारा किसी एक धर्म को विशेष राज्य की दर्जा ना देना, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा ना देना। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया गया है। किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान किया है, सभी को संरक्षण प्रदान किया है। तो ये भी संविधान की विशेषता है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 9वीं विशेषता, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी? अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत। क्या बोलते हैं? छुआछूत को बोलते हैं अनटचेबिलिटी, यानी कि किसी को छूना, ये भेदभाव करना, ठीक, ये भेदभाव करना मतलब डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। तो इसको ख़त्म किया है, ठीक है, और छुआछूत को ख़त्म किया। आर्टिकल 17 के अधीन इसको गलत माना गया है और इसके लिए एक कानून भी संसद द्वारा लाया गया था 1955 में, कि मतलब अस्पृश्यता को ख़त्म किया जाएगा। तो अस्पृश्यता के निवारण के लिए एक लाया था एक्ट, संसद ने लाया था, क्योंकि संसद को अधिकार है कि वो क्या करेगा, ऐसे एक्ट लाएगा। 1955 में लाया था उसने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, ठीक है। तो ये लाया था उसने, ठीक है। निवारण अपराध अधिनियम पूरा था वहाँ पर, अस्पृश्यता निवारण अपराध अधिनियम 1955। इसका नाम फिर 1976 ईस्वी में बदल दिया गया, 1976 में बदला गया। वो रखा नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1976। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है थोड़ी देर पहले कि आर्टिकल 17 में इसका विरोध किया गया है। तो 10वीं विशेषता मैं लिख रहा हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे आर्टिकल 51A में है, यानी कि 51 क में, और भाग 4 क में, ठीक। और कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के। जब ये मतलब इनको कब लाया गया था? तो
तो ये भी मैंने आपको करवा दिया कि 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जब ये 1976 होता था तब 10 लाए थे, तब जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 66वां संवैधानिक संशोधन आप जानते होंगे, 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2002, इसमें शिक्षा संबंधी एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो 8वीं तक बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ठीक, ये चीज़ जोड़ी गई थी और बन गया हमारे कर्तव्य 11। और जो फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा है ये हमने ली है सोवियत संघ नामक देश से। ठीक है, सोवियत संघ से ली है और इसको स्थापित किया, इसकी जो मतलब इसको गठित किया स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। एवं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के टॉपिक में पूरा पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेंगे हम जो भी है नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट लेंगे हम डीपीएसपीज मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। तो ये जो तत्व है ना, ये जैसे हमें कर्तव्य दिया गया है, नागरिकों को कुछ दायित्व दिए गए हैं, वैसे दायित्व कुछ सरकारों के लिए भी है। वैसे दायित्व क्या है, सरकारों के लिए भी है, और इनका वर्णन भाग 4 में होता है और आर्टिकल 36 फ्रॉम 51 तक होता है। और ये जो है ना, ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, ये पेन यहाँ चल रही है यहाँ ठीक से, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो आयरलैंडी संविधान से लिए गया था ये वाला हमारा पार्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, डीपीएसपीज भाग 4। ठीक है, डीपीएसपीज कहाँ से लिए हैं, ये किस देश के संविधान से लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। अब ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ये। ठीक है, और ये जो है ना, इनको न्यायालय में इनफोर्सेबल नहीं है, ये इनफोर्सेबल, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, परिवर्तनीय। सॉरी, आई एम नॉट एबल टू राइट दिस वर्ड इन हिंदी, तो मैं अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ, इनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इनफोर्सेबल। इनफोर्सेबल मीन्स इनको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है, यानी कि अगर इनका हनन हो जाए ना, तो फंडामेंटल राइट्स में हमने विशेष चीज़ क्या पढ़ी है कि अगर इसका हनन हो जाए, किसका, फंडामेंटल राइट्स का, तो आर्टिकल 32 हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 32 अधिकार देता है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, किसके तहत, 32 के तहत, लेकिन हाई कोर्ट जाते हैं हम आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, बहुत डीपली ध्यान करना है। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन जो हमारे डीपीएसपीज हैं, इनके साथ कुछ ऐसा मसला नहीं है, इनको न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, एनफोर्सेबल नहीं है। और एनफोर्सेबल नहीं है, आर्टिकल 37 में ये चीज़ लिखी गई है कि एनफोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं हम, हमारे पास कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं। और हम ले सकते हैं वयस्क मताधिकार। क्या लेंगे हम, वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार ले रहे हैं। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एक निश्चित आयु तक पहुंचते हुए किसी भी व्यक्ति को, एक निश्चित आयु, क्या लिखा है, निश्चित आयु तक पहुंचते हुए किसी भी व्यक्ति मीन्स पर्सन मीन्स ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन में आपका मैन हो या वुमन हो,
यंग हो, कोई भी आता है, ठीक है। एक निश्चित आयु तक पहुंचते हुए किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। और हमें 1950 से ही वोट देने का अधिकार है। और इसकी जो न्यूनतम आयु फिक्स है वो 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। लेकिन आपको बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो इसकी आयु वो कितनी थी? उस समय आयु थी 21 वर्ष। कितनी वर्ष? 21 वर्ष। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में नेहरू रिपोर्ट का अध्ययन किया होगा, किस रिपोर्ट का बोल रहा हूँ मैं, अगर मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर आपको मिलेगा नेहरू रिपोर्ट। चल क्यों रहा है? हाँ ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेगा नेहरू रिपोर्ट। और उसमें रिकमेंडेशन की गई थी कि हमें 19 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए जाएं और जो वयस्क मताधिकार ने, वयस्क मताधिकार की आयु हमारी 21 वर्ष होनी चाहिए। और आज हम देखते हैं कि ये आयु कितनी है। ये आयु आज 18 वर्ष है, 21 से घटाकर 18 हो गई है। और इसमें 21 से घटाकर एक 18 हो गई है। कैसे हो गई है? यानी कि 21 से घटाकर कितनी पहुंच गई अब? 18। ये इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा हुआ संसद। तो संसद ने एक अधिनियम जारी किया, यानी कि एक संशोधन किया। वो था 61वां संशोधन और वो हुआ था 1989। मेरे पास बहुत ही डीप मैं अध्ययन करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि और डीप आपको जानकारी दी जाए, लेकिन जिस टॉपिक में जो जानकारी देनी बहुत आवश्यक हो जाती है उसको देना बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर, ठीक है। 1989 61वां संशोधन। तो ये मतलब वयस्क मताधिकार दिए जाते हैं। और वयस्क मताधिकार आप कहीं देखते हैं, मतलब ब्रिटेन में महिलाओं को दिए 1928 में, ठीक है। 1920 अमेरिका, ऐसे महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉरी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अध्ययन हमें इस चीज़ के अंतर्गत करना है और जो हमें मतलब समझाना है। एक मैं मतलब ये कर सकता हूँ कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो फॉर्म है फेडरल फॉर्म है। ये चल पेन ठीक नहीं चल रहा है, या मैं हिंदी में लिख रहा हूँ संघात्मक रूप। हिंदी में ठीक चल रहा है, ठीक है। संघात्मक रूप। संघात्मक रूप क्या होता है? भारत की जो सरकार का जो स्वरूप है ना वो फेडरल है, ठीक है। अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस तो डेफिनेटली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। पहले ही मैंने सीधी बात कह दी थी आपको। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। तो जान लेनी बहुत ज़रूरी है। जो हमारी संघात्मक प्रणाली होती है ना, तो संघात्मक प्रणाली में शासन चलाने के लिए शक्ति को डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। ये आपको पढ़ा होगा आपने बहुत बार, 11th क्लास के NCERT में बहुत अच्छा इसका बताया जाता है, ठीक है। यानी कि संघात्मक रूप में है, दो व्यक्ति शासन चला रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि शक्तियों का विभाजन, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। चल नहीं रहा कुछ यार। शक्ति का विकेंद्रीकरण, अब यहाँ मैं स्पष्ट नहीं लिख पाऊंगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए भी। शक्तियों का विकेंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, ठीक। शक्तियों का विकेंद्रीकरण भारत में 3 आधारों पर है। आप इससे परिचित होंगे कि सूचियों के आधार पर हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। पहली सूची है संघ सूची, मैं इसको अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, ठीक है। यूनियन लिस्ट, कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। तो इनके आधार पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, ये हमारी बहुत अच्छी विशेषता है, ठीक है।
क्योंकि इसके आधार पर हमारे शक्तियों का पूरा विभाजन किया गया है। आप बहुत पहले से देखते हैं इस चीज़ को कि शक्ति का विभाजन हुआ है, तो ये बहुत पहले की विशेषता, आज की नहीं है। 3 सूचियों से पहले हम लेंगे संघ सूची। कौन लेंगे? संघ सूची। संघ सूची यूनियन लिस्ट, इसमें एट प्रेजेंट 100 सब्जेक्ट्स है। कितने सब्जेक्ट है? 100 सब्जेक्ट। और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। किसको है? केंद्र को है। इस पर अधिकार कौन बनाता है? केवल मात्र केंद्र ही बनाता है, याद रखना, ठीक है? केंद्र ही बनाता है। मतलब जो हमारा सेंटर है ना, ये उदाहरण के लिए हमारा केंद्र है, तो इस केंद्र पे क्या होगा? इसके बीच कुछ शक्तियाँ हैं और जिनका मतलब जिन पे अधिकार मानेगा, जिन पर मतलब कोई भी कानून बना है तो केंद्र ही करेगा। जैसे विदेश नीति हो गई, जैसे कोई रेलवेज से संबंधित हो गया, कुछ भी, मतलब अगर कोई रेलवे से संबंधित है, या हमारा फॉरेन पॉलिसी है, ठीक, ये चले ना, कुछ को फॉरेन में फिर से लिखता हूँ, या हमारी कोई ये देखो चल नहीं रहा है कुछ यारो, चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, उस पर थोड़ी हमारा मतलब हमारे राज्य सरकार बनाएगी, उस पर केंद्र बनाएगा। दूसरी देखेंगे हम, दूसरी सूची, दैट इज राज्य सूची। राज्य सूची पे राज्य को अधिकार है, ठीक है? विशेष में आजकल 66 है, ठीक, तो इतना ही लेंगे। और कभी कभी केंद्र को भी अधिकार हो जाता है, वो ड्यूरिंग इमरजेंसी हो जाता है। तीसरी लेंगे हम, तीसरी जो सूची है ना, याद रखना ये अनुसूचियाँ नहीं है, अनुसूचियाँ तो 12 है, ये सिर्फ सूचियाँ हैं। तीसरी लेंगे हम समवर्ती। कौन सी लेंगे? समवर्ती। तो समवर्ती सूची में क्या होता है? इसमें होते हैं, इस समवर्ती का मतलब इसमें केंद्र प्लस जो हमारा राज्य है ना, इस पे दोनों अधिकार बना सकते हैं, ठीक? तो मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पे विषय, मतलब इसमें इसके जितने विषय होंगे ना, तो इस पे पूरे कानून बनाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें आजकल आई थिंक 54 है, इससे घटकर आई थिंक 46 तक हो गए हैं, जहाँ तक लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था। तो आई थिंक इट वाज 46। तो ये 46, तो जैसे इस पे दोनों मतलब कानून बनाते हैं। लेकिन आपको एक बात बहुत ध्यान में रखनी है, तो जो प्रभुत्व है, डोमिनेंस है, वो किसका रहता है? आपको पता है डोमिनेंस तो हमारा सेंटर का, यूनियन का रहेगा, ठीक? सेंटर तो यूनियन का होगा, ठीक? सेंटर सरकार का ही रहेगा, रहता है इसका डोमिनेंस, ठीक? तो जैसे समवर्ती सूची में जो विषय है ना, उदाहरण के लिए मैं एक दो ले लूँ, जैसे हमारे जो क्या बोल दूँ मैं, जो एजुकेशन है, ठीक है, जो एजुकेशन है, ये कनकरेंट, जो हमारा कनकरेंट है ना, चल कुछ आ नहीं रहा, क्या दिक्कत होगी इसको? कनकरेंट जो लिस्ट है हमारी, उसका एक सब्जेक्ट है एजुकेशन। तो एजुकेशन पर स्टेट भी बनाएगा प्लस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी कानून। लेकिन प्रभुत्व ज़्यादातर इसका रहता है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। और जो ये हमारा सेंटर है ना, इस पर हम देखेंगे कि इस पर कई प्रकार के अधिकार है। और इन तीनों, जो 3 हमें लिस्ट बताई, यूनियन, स्टेट और कनकरेंट, इनके बावजूद भी कुछ जो सब्जेक्ट बच जाते हैं ना, ऐसे कई मामले हो सकते हैं, मतलब ऐसे कई मामले हो सकते हैं दैट कैन एमर्ज, यानी कि वो उभर सकते हैं, तो उनको
रखा जाता है अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। किसमें? अवशिष्ट, उनको कहा जाता है, इसको पूरा मिटा दूं पहले मैं, उनको कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ। क्या होगी? अच्छा, उनको क्या कहा जाता है? अवशिष्ट शक्तियाँ। और ये अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? ये हमारी केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, मतलब जो भी इसके अलावा जो जितने विषय बच जाते हैं, हमारे कई प्रकार के विषय हो सकते हैं, तो ये जितने विषय होंगे वो हमारे सारे केंद्र के पास आ जाएंगे। ठीक, तो ये थी लिस्ट। और हम अगली विशेषता ले रहे हैं, आपातकालीन शक्तियों के संबंध में ले रहा हूँ मैं। ठीक है, आपातकाल के संबंध में ले रहा हूँ। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक, इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स यानी कि कब लगाई जाती है, तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारी इमरजेंसी पावर्स है ना, इसका जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। जब मतलब इमरजेंसी पावर लगाई जाती है ना, तो राष्ट्रपति लगाता है, राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है, राष्ट्रपति की हमारा लगेगा। और ये भाग 20 से संबंधित है। ये भाग छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये आर्टिकल 352, 356, 360 के तहत लगाई जाती है। और इसमें प्रावधान बहुत अलग है, जैसे 352 में अलग है। इसमें है हमारा कई बार जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न संकट। 356 में आता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि इसमें मशीनरीज विफल हो जाती है, संवैधानिक वो भी। और ये 360 है, 0 है। ठीक है, तो 360 में हमारा वित्तीय आपातकाल है, तो ये समझेंगे हम। और ये जो शक्तियाँ ना, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, ये हमने ली है जर्मन के संविधान से, जर्मन के बाइजर संविधान। ठीक है, जर्मन के बाइमर संविधान। जर्मन के बाइमर संविधान से ली गई है ये शक्तियाँ। सॉरी, जो ये हमारा जिसको मतलब इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आपसे आ सकता है कि फ्रॉम वेयर, मतलब आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन किए जा सकते हैं इस चीज़ में, तो जो आपको याद रखने हैं। तो कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि द इमरजेंसी पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट वॉज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो किन देशों से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसी प्रकार की। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता रह सकती है। और भी कई रह सकती है, जैसे उदारवादी लोकतंत्र रह सकता है। तो मतलब प्रमुख मैंने समझा दी, और आप इसको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, ये मुझे बहुत बहुत आशा है। तो ये चीज़ें हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, और स्वतंत्रता है हमारे संविधान में। द्विसदनीय, इसको समझ लेते हैं एक और को, तो द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था। द्विसदनीय, वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप टीचर को ही याद करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाया था। क्या कोई भी टीचर कैन बी एनीथिंग एल्स, जो आपको पढ़ा रहा है वो भी टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे कोई भी हो, टीचर वही, मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो बाई कमर्शियल पार्लियामेंट यानी कि द्विसदनीय संसद, द्विसदनीय व्यवस्था या संसद लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया है कि द्विसदनीय मतलब 2 सदनों वाली संसद। तो अब इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, द्विसदनीय का मतलब संसद में कितने सदन होंगे, तो ये आर्टिकल 79 से संबंधित है। आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो पार्लियामेंट है, देयर शैल बी 2 हाउसेज,
ठीक। 2 हाउसेस एंड अ प्रेसिडेंट, यानी कि पहला सदन है हमारा लोकसभा, सेकंड था हमारा राज्यसभा। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहले से ऐसे नहीं चले आ रहे, इनके नाम अलग थे और आज ये अलग है, ठीक है, बहुत अलग है। तो के मतलब द्विसदनीय संसद हमारे ये मतलब आर्टिकल 79 से देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पार्लियामेंट की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 80 यानी कि 80 करता है राज्यसभा, आर्टिकल 81 करता है लोकसभा, ऐसे करके है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर कर सकते हैं। तो मैंने पहले आपको सूचित कर दिया कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर these kind of exam, if you are preparing for these kind of exam, so definitely this video is made for yourself, ठीक। if you are preparing for UPSC, well it's not sufficient video for UPSC exam, बिकॉज UPSC में बहुत डीपली पूछा जाता है, तो अभी डीपली नहीं तैयारी हुई है। BPSC किसी भी एग्ज़ाम की, SSC की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत वीडियो आपको सफिशिएंट है। और बहुत यही चीज़ें, सारी चीज़ें करवाने को आज मैंने करवाई। तो मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, ठीक है। तो ये आपको समझना है पूरा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। संसदीय केंद्र राज्य संबंध है, समानता के स्थान की धारणा, मतलब बिल्कुल डीप पढ़ा दिया। पार्ट 2 पार्ट तक ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से हो गई है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई होप you will never forget this video and you will never forget this topic। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जय हिंद।